लास्ट 2 दिन से आई वॉज थिंकिंग दैट आई शुड quit this thing because it was not meeting my expectations. Then कल वाला वीडियो भी लास्ट पॉलिटी वाला I made only because I thought at least 1000 के आसपास लोग are putting their trust this, है ना. So ठीक है, समटाइम्स आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ हाई होती हैं, ज़्यादा ही हाई होती हैं एंड मीट आउट नहीं होती, चाहे आप कितना भी एफर्ट क्यों ना लगा लें, है ना. सो कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम के साथ ही सही होती हैं एंड सम थिंग्स टेक टाइम लेती हैं कुछ चीज़ें. उनको हम उनकी फ्रीक्वेंसी को या टाइम को चेंज नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी एफर्ट डाल लें, होता है कुछ. So it's okay. Continuing that constitutional bodies, last session हमने किया था सुप्रीम कोर्ट एंड नाउ वी आर ऑन इलेक्शन कमीशन. ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इसमें रिसेंटली अमेंडमेंट भी हुआ है. दिस अनूप बनवाल केस जो अभी हमारे CAPF में भी पूछा गया था. सो वो क्या है, उसकी क्या प्रोविजंस हैं, क्या चेंजेस आए हैं, वी विल लुक इनटू दैट. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट. वेलकम बैक एवरीवन. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 सेज इलेक्शन कमीशन. 324 क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन की बात करता है. 324 आर्टिकल इलेक्शन कमीशन की बात करता है एंड क्या कहता है ये कहता है इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एज प्रेसिडेंट फिक्स. ठीक है. सो अगर आपको UPSC पूछे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या फिर सिंपली बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहा गया है कि देयर शैल बी इलेक्शन कमिश्नर होगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा एंड उसके साथ 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग. वाई? बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके साथ सच नंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे जो प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे. इट मीन्स नंबर इज़ नॉट फिक्स्ड. ठीक है. सो एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके साथ बाकी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे जिनके नंबर्स को डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट. ठीक है. आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो फिक्स नहीं है. एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी अदर जो कि प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स को, यू ऑल नो. एंड प्रेसिडेंट जो है वो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं. रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं ये डिवाइड होते हैं स्टेट वाइज, ठीक है, रीजन वाइज. सो उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है. जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके साथ कंसल्ट करके रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे. ठीक है. एंड इनकी कंडीशंस क्या होती हैं, सर्विस कंडीशन क्या होती है, टेन्योर कितनी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एंड रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स की, वो कौन डिसाइड करता है? हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं. ठीक है. अगर आपको बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन में 5 इयर्स या फिर 65 इयर्स, है ना, यही होता है ना, 5 इयर्स और 65 इयर्स जो है ये क्या है? सर्विस कंडीशन है फॉर इलेक्शन कमीशन, फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स. दैट वुड बी रॉन्ग बिकॉज वो क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ नहीं लिखी. कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली ये बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके मेंबर्स की सर्विस कंडीशंस, टेन्योर क्या होगी, कितने साल के लिए ऑफिस में रहेंगे, रीअपॉइंटमेंट हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, वो सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे. ठीक है. एवरीथिंग कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट. अब हुआ क्या, 1989 तक इलेक्शन कमीशन में सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे. ठीक है. 1989 तक इलेक्शन कमीशन में सिर्फ 1 मेंबर था, 1 इंडिविजुअल था. कौन था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर. उसके बाद क्या हुआ? प्रेसिडेंट ने 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया 1989. ठीक है. वाई? बिकॉज वी ऑल नो 1989 में लोकसभा इलेक्शंस थे एंड उस टाइम वोटिंग एज जो थी उसको रिड्यूस किया गया था. पहले वोटिंग एज जो थी हमारी 21 होती थी. 1989 में
18 कर दी गई थी, ठीक है। 1989 में वोटिंग एज जो थी हमारी वो 21 ईयर्स पहले थी, उसको रिड्यूस कर दिया गया था 18 ईयर्स तक। कब हुआ था ये? अंडर राजीव गांधी गवर्नमेंट, ठीक है। उस टाइम पे राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया था, वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया था, 21 से 18 कर दिया था, ठीक है। एंड इसी की वजह से जो नंबर ऑफ वोटर्स थे वो इंक्रीज़ हो गए थे। एंड उस चीज़ को इलेक्शन कमीशन का जो काम था, वर्कलोड था, वो इंक्रीज़ हो गया था। सो उसको मैनेज करने के लिए 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। कब किए गए थे? 1989। सो अगर आपको यूपीएससी पूछे कि सिंस फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब जब से इलेक्शन कमीशन बना 1950 में, है ना, 1950 से जब से इलेक्शन कमीशन बना तब से हमारे यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, है ना, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड साथ में 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। सो दैट वुड बी रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट वुड बी रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज जब से इलेक्शन कमीशन बना 1950 से, तब से लेके 1989 तक हमारे पास इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक इंडिविजुअल था, वो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एंड 1989 में 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो अपॉइंट हुए थे। वाई? क्यों हुए थे? रीज़न क्या था? बिकॉज सिंपली वोटिंग एज जो थी वो रिड्यूस कर दी गई थी। पहले 21 ईयर्स थी, बाद में 18 हो गई थी। सिंपल। आई होप दिस इज़ ओके, ठीक है। एंड 1990 में अगेन क्या हुआ था, 2 इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनको हटा दिया गया था, बट फिर से 1993 से ये जो नॉर्म है चलती आ रही है, ठीक है। सो अब तक करंटली हमारे पास 3 टोटल इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 मेंबर्स हैं, जिसमें से एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी 2 हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। सर्विस कंडीशन, टेन्योर क्या होगी, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। देन इलेक्शन कमीशन एक्ट था 1991 वाला, 1991 में इलेक्शन कमीशन एक्ट पास किया गया था। उसमें कहा गया था देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा एक, उसके साथ 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, ठीक है। उनके पास इक्वल पावर्स होंगी, अलाउंस होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होते हैं। डिसीजन कैसे लिया जाएगा? मेजोरिटी के साथ डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। उनकी टर्म क्या होगी, कितने साल के लिए ऑफिस में रहेंगे? ऑफिस में रहेंगे वो 6 साल तक या फिर 65 ईयर्स तक, 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स। एंड ये दोनों के लिए है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी, एंड जो अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो भी, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना कि अगर पूछे आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि डिसीजन जो है ना मेजोरिटी से होगा, दैट इज़ रॉन्ग। अगर बोले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 6 साल की टर्म होगी, वो भी गलत है, ठीक है। सो ये सारा कहाँ पे लिखा हुआ है? इलेक्शन कमीशन एक्ट आया था 1991 में, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन एक्ट आया था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके साथ 2 अदर मेंबर्स होंगे इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। इनके पास इक्वल पावर्स होंगी, इनकी इक्वल सैलरी होगी, इक्वल अलाउंस होंगे, है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज के पास होते हैं। जितनी सुप्रीम कोर्ट जज की अलाउंस होती है, सैलरी होती है, प्रिविलेजेस होती हैं, पावर्स होती हैं, वो सारी की सारी पावर्स किसके पास होंगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के पास भी होंगी। डिसीजन कैसे लेंगे? मेजोरिटी के साथ डिसीजन लेंगे। एंड कितने साल तक ऑफिस में रहेंगे? 6 ईयर्स, 6 साल तक, या फिर 65 ईयर्स तक की एज तक, ठीक है। दोनों में से जो भी पहले हो जाए। एंड ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी एंड जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके ऊपर भी, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना, ये चीज़ को याद रखना। आई होप दिस इज़ क्लियर। 6 साल एंड 65 ईयर्स दोनों के लिए, ठीक है, 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स। इंडिपेंडेंस, आर्टिकल 324। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उसको रिमूव किया जा सकता है जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट जज के देखा था कि इसका इम्पीचमेंट कैसे होता है ना। लास्ट क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट देखा था ना कि कैसे इम्पीचमेंट होता है, स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है दोनों हाउसेस के अंदर। सो वही प्रोसीजर किसके लिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। सो अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, देन आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ दोनों हाउसेस में मोशन को पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कमेटी सेटअप होती है, बताया था ना, 3 मेंबर कमेटी सेटअप होती है। सो वही प्रोसीजर इसके अंदर भी है, ठीक है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के केस में है, ये सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के केस में है। जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं ना, उनको रिमूव किया जाएगा किसके एडवाइस पे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस पे। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये प्रेसिडेंट को करेगा एडवाइस कि भाई आप इन दोनों को रिमूव कर दो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इन दोनों को रिमूव कर देंगे। इसके लिए इन 2 के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है,
कोई पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल मोशन पास करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को आप रिमूव कर दो, प्रेसिडेंट रिमूव कर देंगे। सिंपल, ठीक है। सो अगर आपको पूछे कि इलेक्शन कमिश्नर्स को, इलेक्शन सिंपल बोले कि इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव किया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, सो वो स्टेटमेंट होगी गलत। वाई? बिकॉज सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है, ठीक है। बाकी 2 को कैसे रिमूव किया जाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पे। सर्विस कंडीशन हम जानते हैं कि रिड्यूस नहीं की जा सकती अपॉइंटमेंट के बाद, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे बताया हुआ, जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या फिर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो बताया था ऊपर की प्रेसिडेंट रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ कंसल्ट करके, है ना। उनको रिमूव किया जा सकता है। दे कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वही तो मैंने बोला कि जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ठीक है, एंड जो रीजनल कमिश्नर्स हैं जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए हैं, उनको रिमूव किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पे, सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पे। सो इसका मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिर्फ इसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है ना। क्यों? क्योंकि इसको रिमूव किया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है। एंड बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके पास कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, ठीक है, ठीक है। जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या फिर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके पास कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, ओनली एंड ओनली विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। इस पर पहले क्वेश्चन बने हुए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। देन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्लॉज क्या है, मीन्स कौन सी चीज़ें नहीं लिखी हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन सी चीज़ें नहीं लिखी हुई, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन कोई भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई भी क्वालिफ़िकेशन मेंशन नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे या फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उसके पास कौन सी क्वालिफ़िकेशंस होंगी, क्या एज लिमिट होगी, क्या टर्म होगी, कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये लिखा है कि अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ओके। सिर्फ ये लिखा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। सिर्फ ये लाइन लिखी हुई है, ये नहीं कहा कि उनकी टर्म्स क्या होंगी, कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है, पर्क्स क्या होंगे, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, कुछ भी नहीं लिखा। क्या लिखा है? जस्ट ये लिखा हुआ है कि अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। सो नो क्वालिफिकेशन मेंशन, नो टर्म मेंशन, कोई जैसे बताया कोई भी टर्म मेंशन नहीं है, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बैन ऑन प्रैक्टिस नहीं लगाता, ठीक है। मीन्स रीअपॉइंटमेंट या फिर गवर्नमेंट के अंदर अपॉइंटमेंट, फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, उसको ये डिबार नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट सर्विस को, जैसे इलेक्शन कमिश्नर कोई रहा है, ठीक है, सो वो रिटायर हो गया, अब रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट उसको किसी भी जगह पे अपॉइंट कर सकती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज़ को बैन नहीं करता, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज़ को बैन नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन बैन नहीं करता। सो इससे क्या डेंजर है? इससे ये कंसर्न है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं ये गवर्नमेंट के फेवर में काम कर सकते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट के फेवर में काम करते हैं, काम कर सकते हैं, करते भी हैं, किया भी होगा पहले भी, ठीक है। सो इससे क्या होता है? इससे बायसनेस क्रिएट होती है, बायसनेस क्रिएट होती है इलेक्शन कमीशन में। सो ये एक प्रॉब्लम है। इसके ऊपर पहले मेंस का भी, मेंस रिलेटेड क्वेश्चन भी बना हुआ है, ठीक है। सो एंड अभी तो रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है, सो ये क्वेश्चन प्रॉबेबली पूछा जा सकता है यूपीएससी में। तो जैसे अभी पूछा गया था हमारे सीएपीएफ में, ऐसे ही नेक्स्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। मे बी दिस ईयर्स के मेंस में पूछा जाए, बिकॉज इलेक्शन कमीशन जो है इसको ये वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जिसको काफ़ी ट्रस्ट किया जाता है फ्रॉम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। सो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन ना टर्म मेंशन करता है, ना क्वालिफिकेशन मेंशन करता है, ना ही रिटायरमेंट के बाद बैन लगाता है, ना ही बैन लगाता है रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। उसके बाद जो रिसेंटली अनूप बनवाल केस हुआ था 2023 में, ये क्या था? ये क्या था? इसमें क्या हुआ था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है
एंड जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, 2 या फिर कितने भी, अदर लिखा था सिंपल, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे, उनको अपॉइंट किया जाएगा एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे। एंड उस कमेटी में कौन कौन होगा? उस कमेटी में होंगे 3 लोग, एक तो प्राइम मिनिस्टर, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड तीसरा होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तीसरा कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ग्राउंड्स क्या होंगे रिमूवल के लिए? अनूप बनवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि रिमूवल के ग्राउंड जो होंगे ना अदर इलेक्शन कमिश्नर के, वो सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के हैं। जैसे हमारे जो ग्राउंड पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है, उसी ग्राउंड पे जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उनको भी रिमूव किया जाएगा। इट मीन्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है उन ग्राउंड्स पे जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं, वैसे ही अब 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव किया जाएगा। ठीक है। एंड कंडीशन जो होंगी इलेक्शन कमिश्नर्स की वो रिड्यूस नहीं की जा सकती। कंडीशन जो हैं इलेक्शन कमिश्नर्स की वो रिड्यूस नहीं की जा सकती। ये 3 चीज़ें बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बनवाल केस में। जो अनूप बनवाल केस हुआ था उसमें ये 3 चीज़ें बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, 3 चीज़ें। एंड गवर्नमेंट ने इस चीज़ को काउंटर करने के लिए एक एक्ट पास किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023। गवर्नमेंट ने इस जजमेंट को काउंटर करने के लिए एक एक्ट पास किया। इस एक्ट में क्या लिखा था? इस एक्ट में गवर्नमेंट ने कहा था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट, है ना। ये चीज़ तो हमने पहले पढ़ी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट, नो इशू। एंड इसने चेंज किया, इसने कहा कि जो अपॉइंटमेंट होगी वो एक कमेटी के बेस पे होगी। कमेटी क्या करेगी? रेकमेंड करेगी। एक होगी सेलेक्ट कमेटी, एक होगी सर्च कमेटी। सो जो सेलेक्ट कमेटी है जो सेलेक्ट करेगी पर्सन्स को जिनको इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा, उसमें कमेटी में कौन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, ये तो सेम है जैसे ऊपर था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, ये भी सेम है। इसमें चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि 3rd नंबर पे ना, ऊपर हमने देखा कि चीफ जस्टिस थे, यहाँ पे हमने देखा इट वॉज 3rd पर्सन जो था वो था चीफ जस्टिस। 3rd पर्सन वॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे क्या हुआ? 3rd पर्सन को चेंज कर दिया, कैबिनेट मिनिस्टर डाल दिया। कैबिनेट मिनिस्टर अब नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय होम? नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सो ये चेंज हुआ था। ठीक है, ये चेंज को याद रखना। आपको कंपैरिजन पूछ लेगा, क्वेश्चन देगा कि अनूप बनवाल केस में कौन सी चीज़ दी गई थी, एंड आपको ये दे देगा कि उसमें कहा गया था कि कमेटी होगी, कमेटी में पीएम होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा। सो ये वर्ड्स पे ध्यान रखना, कीवर्ड्स पे ध्यान रखना। ठीक है। जजमेंट थी, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 3 लोग होंगे कमेटी में, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस एंड हमारा सीजीआई। बट गवर्नमेंट ने एक्ट के अंदर क्या लिखा? गवर्नमेंट ने एक्ट के अंदर क्या चेंज किया? गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 3 लोग तो होंगे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड जो 3rd पर्सन होगा वो भी हमारा ही होगा। वो कौन होगा? वो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, कोई भी जो नॉमिनेट किया जाएगा पीएम के द्वारा। एंड इस वर्ड पे भी फोकस रखना, ये कैबिनेट मिनिस्टर लिखा हुआ है। ठीक है। बच्चे क्या होते हैं वो अज्यूम कर लेते हैं कि होम मिनिस्टर होगा। ठीक है, मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जो कमेटीज़ होती हैं रिकमेंडेशन कमेटीज़, उसमें होम मिनिस्टर होते हैं। सो वो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कहीं भी कि यार होम मिनिस्टर ही होगा, बिकॉज होम मिनिस्टर होते हैं इन कमेटीज़ में। सो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, वर्ड कैबिनेट मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर नहीं है। ये चीज़ को याद रखना। ठीक है, वर्ड्स के साथ यूपीएससी प्ले करता है हमेशा, सो इसको ध्यान रखना। उसके बाद होगी सर्च कमेटी। एक तो होगी सेलेक्ट कमेटी, ये सेलेक्ट करेगी पर्सन्स को। सर्च कमेटी में कौन होगा? सर्च कमेटी को हेड करेगा लॉ मिनिस्टर। जो लॉ मिनिस्टर होते हैं हमारे, वो हेड करेंगे किसको? सर्च कमेटी को। एंड ये जो सर्च कमेटी है ये पैनल प्रिपेयर करेगी 5 लोगों का। किस चीज़ के लिए? फॉर कॉन्सिडरेशन ऑफ द सेलेक्ट कमेटी। जो सेलेक्ट कमेटी बनी है, ये जो सेलेक्ट कमेटी जिन पर्सन्स को चूज़ करेगी, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करना है या फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को करना है ना, वो किन में से चूज़ करेगी? वो उन 5 लोगों में से चूज़ करेगी जो नाम रिकमेंड किए होंगे सर्च कमेटी ने। मीन्स इसने डबल लेयर बना दी। ठीक है, 2 स्टेज बना दी, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में 5 लोग होंगे जिनको सेलेक्ट कौन करेगा? सर्च कमेटी। ठीक है, सर्च कमेटी सेलेक्ट करेगी। उसके बाद सेकंड स्टेज में इन 5 में से चूज़ किया जाएगा सेलेक्ट कमेटी के द्वारा उन पर्सन्स को जिनको अपॉइंट किया जाना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, ये हो गया सर्च एंड सेलेक्ट कमेटी के बारे में। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। जो सर्च कमेटी है उसको कौन हेड करेगा? लॉ मिनिस्टर। सर्च कमेटी को हेड करेगा लॉ मिनिस्टर।
ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान रखना, कौन किसको हेड कर रहा है, कौन किसको हेड कर रहा है वो ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी क्या है, हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा उसके अंदर एलिजिबिलिटी मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में एलिजिबिलिटी मेंशन नहीं है, जस्ट ये कहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे। सो एलिजिबिलिटी में ये जो एक्ट है, ये जो एक्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट जो है 2023 वाला, इसने कहा कि पर्सन्स हु होल्ड और हेल्ड इक्विवेलेंट पोस्ट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन दे शुड बी पर्सन्स ऑफ इंटेग्रिटी, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस। सिर्फ ये दो कंडीशंस हैं, ये दो एलिजिबिलिटी हैं जो इस एक्ट ने कही हैं। क्या एलिजिबिलिटी है, उसने कहा कि कोई भी पर्सन जो या तो ऑलरेडी सेक्रेटरी रैंक पे है या फिर उससे ऊपर है या फिर जो रह चुका है, ठीक है, कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखा साथ में, ओब्लिक स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, ठीक है। सो इस ये भी अज्यूम नहीं कर लेना अपने माइंड में क्वेश्चन को देख के कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट भी होगा, बिकॉज यूपीएससी अक्सर वर्ड्स के साथ प्ले करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख के साथ में आपको लिख देगा स्टेट गवर्नमेंट। सो वो उसमें फंसना नहीं है, ठीक है, उस ट्रैप में नहीं फंसना, वर्ड्स पे अच्छे से फोकस करना है। सो वो पर्सन जिसने सेक्रेटरी लेवल का रैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सेक्रेटरी लेवल का रैंक या तो होल्ड ऑलरेडी किया हुआ है या तो पहले कभी कर चुका है, वो पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, वो पर्सन एलिजिबल है, ठीक है, वो पर्सन एलिजिबल है क्या बनने के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर। एंड वो पर्सन इंटीग्रिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस या नॉलेज होनी चाहिए इलेक्शन मैनेजमेंट में, ठीक है, उसके पास इलेक्शन मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज होनी चाहिए। सो ये दो कंडीशंस हैं, ये दो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो हमारा ये एक्ट कहता है, जो इस एक्ट के अंदर पर्टिकुलरली लिखी हुई हैं। इनकी सैलरी क्या होगी, जो सैलरी सुप्रीम कोर्ट जज की होती है वही सैलरी इनकी होगी, ठीक है। अब आते हैं टर्म पे, टर्म, इनकी टर्म क्या होगी। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, इनकी टेन्योर जो होगी वो होगी 6 साल, जो हमने यहाँ पे पहले देखा, जो 1991 वाला एक्ट था उसमें भी 6 साल थी, है ना। एंड 65 ईयर्स, 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स, 6 से 6 को याद रखना, ठीक है, 5 मत कर देना इसको, बिकॉज मोस्टली 5 ईयर्स होती है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं मोस्टली, हर बार नहीं मोस्टली होती हैं 5 साल एंड 65 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 65 ईयर्स। सो इलेक्शन कमीशन के केस में इट इज़ 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स, इलेक्शन कमीशन के केस में यह है 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स, दोनों के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी एंड इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी। एंड ये एलिजिबल नहीं है फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये भी याद रखना, ये एलिजिबल नहीं है फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये चीज़ को याद रखना, ठीक है। देन अगर इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हिज टर्म शैल बी 6 ईयर्स कंबाइंड, ठीक है। मान लो एक इलेक्शन कमिश्नर था, उसने 4 साल ऑफिस होल्ड किया, उसके बाद वो बन गया प्रमोट हो के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब इस वो जो इलेक्शन कमिश्नर होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ 2 साल के लिए रह पाएगा, उसकी टोटल टर्म कितनी हो जाएगी, 6 साल, ठीक है, कंबाइंड टाइम उसका काउंट किया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। सो टेन्योर में हमने देखा 6 साल, 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स, सिंपल, एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, याद रखना, ठीक है, एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स, एंड क्यूमुलेटिव टर्म क्या होगी, 6 साल, क्यूमुलेटिव टर्म होगी 6 ईयर्स। डिसीजन कैसे होगा, डिसीजन का होगा यूनानिमसली डिसीजन होगा, बट अगर कोई डिफरेंस होता है तो मेजॉरिटी के साथ डिसीजन लिया जाएगा। इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, रिमूव हमने ऊपर देखा था, रिमूवल का ग्राउंड क्या था, सुप्रीम कोर्ट के जज वाला, है ना। यहाँ पे भी उसी चीज़ को रिपीट किया गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिर्फ उसी को रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, सिर्फ वैसे ही सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। एंड उसने कहा जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे बाकी उनको रिमूव किया जाएगा किसकी रिकमेंडेशन पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे। ये चीज़ हमने ऊपर देखी है ना, यहाँ पे ये चीज़ सेम है, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल सेम है, उस पर कोई चेंज नहीं आया कि सिक्योरिटी टेन्योर किसके पास होगी, सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। वाई, बिकॉज उसको रिमूव किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ उन ग्राउंड्स पे जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, ठीक है।
एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव किया जाएगा किसकी रिकमेंडेशन पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। एंड रिज़ाइन तो ये कर ही सकते हैं दोनों प्रेसिडेंट को। देन जो इलेक्शन कमीशन होता है हमारा, ये असिस्ट किया जाता है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स के द्वारा, ठीक है। ये सिविल सर्विसेज से होते हैं एंड इनको अपॉइंट कमीशन ही करता है, खुद इलेक्शन कमीशन इनको अपॉइंट करता है, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अब आते हैं स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे, ठीक है, स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन होता है हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो असिस्ट किया जाता है किसके द्वारा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है। ये हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लिखा है, ठीक है, गवर्नर नहीं लिखा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है, गवर्नर नहीं लिखा। ये चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है, ये चीज़ को नोट कर लेना, बिकॉज यूपीएससी वर्ड्स के साथ प्ले करता है। अगर आप एटलीस्ट 5 ईयर्स के भी उठाओ ना आप, ठीक है, 5 ईयर्स मैंने 1995 से लेके 2023 तक के जो जितने भी हमारे PYQs हैं, जितने भी हमारे प्रीलिम्स के PYQs हैं, ठीक है, इनको एनालाइज़ किया हुआ है, ठीक है। उसमें ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि यूपीएससी जो है ना, वर्ड्स के साथ प्ले करता है, वर्ड्स के साथ। स्टेट गवर्नमेंट लिखा होगा ना ब्रैकेट में, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट को रिमूव करके गवर्नर लिख देगा, प्राइम मिनिस्टर लिखा होगा उसकी जगह प्रेसिडेंट लिख देगा। सो इन वर्ड्स पे स्पेशल फोकस करना, ठीक है। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन कंसल्टेशन विद होम, इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है, गवर्नर नहीं है, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। देन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, अब आते हैं थोड़ा नीचे, ठीक है, लो लेवल पे आते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, जो हमारा कलेक्टर होता है, IAS ऑफिसर, कल को आप बनोगे, है ना। जो हमारा कलेक्टर होता है वो एक्ट करता है एज अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर एज एक्ट करता है, कौन, हमारा कलेक्टर IAS ऑफिसर। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जो हमारा कलेक्टर होता है वो अपॉइंट करता है रिटर्निंग ऑफिसर्स को। किनको अपॉइंट करता है, रिटर्निंग ऑफिसर्स को, फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये मैंने पढ़ाया था आपको, ये मैंने पढ़ाया था जब हम डिलिमिटेशन कमीशन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बताया था ना, पार्लियामेंट जब पढ़ रहे थे उसमें भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। सो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा, उसको कौन अपॉइंट करेगा, कलेक्टर अपॉइंट करेगा, उसको हमारा कलेक्टर अपॉइंट करेगा, ये चीज़ को याद रखना, ठीक है। एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा हर पोलिंग बूथ के लिए, हर पोलिंग बूथ के लिए क्या होगा, पोलिंग बूथ के लिए होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये कौन अपॉइंट करेगा, ये भी हमारा कलेक्टर अपॉइंट करेगा, ये भी हमारा कलेक्टर अपॉइंट करेगा, एक IAS ऑफिसर, है ना। हमारा कलेक्टर अपॉइंट करता है किस किस को, रिटर्निंग ऑफिसर को कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पोलिंग बूथ के लिए, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। ये इलेक्शन कमीशन वाले चैप्टर को अच्छे से देख लेना, बिकॉज न्यू अमेंडमेंट हुआ है। सो जब भी किसी चीज़ में अमेंडमेंट होता है एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो तो वो प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है वहाँ से, जैसे CAPF में बना था इस बार हमारे, है ना। सो इसको याद कर लेना अच्छे से, फैक्ट के ऊपर स्पेशल फोकस करना अपना, नेम्स के ऊपर, ठीक है, कौन है क्या है, अच्छे से प्रोविजंस को इसके पढ़ लेना। ये इनफ है, दिस 1 सिंगल पेज इज़ इनफ, ठीक है। इससे जितना प्री के लिए बन सकता है ना वो सारा इसमें मटेरियल है। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के PYQ उठाओ, अगर उनमें कोई आपका इलेक्शन कमीशन रिलेटेड कोई वो आया है क्वेश्चन, दैट वो सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, वो सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देन मूविंग नेक्स्ट हमारा आप सबका अपना UPSC अनप्रडिक्टेबल सर्विस कमीशन, है ना, अनप्रडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं इसको, ये भी बोलते हैं ना, ये भी बोलते हैं इसको। या वेर मैंने रिमूव, वेट या सो यूपीएससी जो आप आई थिंक कम से कम आप मिनिमम 1 ईयर से आप कर रहे होंगे, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। सो यूपीएससी किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 315,
आर्टिकल 315 में लिखा हुआ है क्या? पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर होम, फॉर यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स, फॉर यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। सो आर्टिकल 315 जो है ना, ये दोनों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, आर्टिकल 315 जो है ये दोनों के लिए, दोनों कौन? सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट्स के लिए, दोनों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा इनको भी देख लो, ये दो आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आर्टिकल 311 है, जो 311 है, इसमें क्या होता है? 311 में ना होता है रिमूवल, यहाँ पे रिमूवल लिखा हुआ है। ठीक है, 311 में होता है रिमूवल एंड डिसमिसल। रिमूव किया जाता है एंड डिसमिस किया जाता है किनको? उनको जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, यूनियन के अंदर अपॉइंटेड है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज में जो जो ऑल इंडिया सर्विसेज में या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज में या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज में अपॉइंटेड है। ठीक है, उनको रिमूव या फिर डिसमिस किया जाता है आर्टिकल 311 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? ये क्वेश्चन पूछा गया था अपने इस साल के CAPF में, दिए हुए थे ना आपको आर्टिकल 311, 309, 315 ऐसे करके, है ना? सो 311 वॉज द राइट आंसर, 311 वॉज द राइट आंसर, है ना? सो ये याद रखना, 311 आर्टिकल जो है इसमें लिखा हुआ है रिमूवल। 311 में कोई भी सिविल सर्वेंट जो यूनियन के अंडर, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयड है या फिर अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयड है, उसको रिमूव किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है, उसका जो रैंक है उसको डिमोट किया जा सकता है ना? उसको डिमोट किया जा सकता है। ठीक है, 311 में लिखा हुआ है। 312 में क्या लिखा हुआ है? 312 में लिखा हुआ है ऑल इंडिया सर्विसेज। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ये लिखा हुआ है 312 के अंदर, 312 11 में होगा रिमूवल, 11 में होगा रिमूवल। ठीक है, या 11 में होगा रिमूवल एंड 12 में क्या होगा? 12 में होगा ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज होगा 12 में। देन मूविंग नेक्स्ट इज UPSC। कॉम्पोजिशन क्या आती है UPSC की? एक होता है चेयरमैन, वी ऑल नो, एक चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स। एक होता है चेयरमैन एंड उसके साथ होते हैं अदर मेंबर्स। रिसेंटली आपने देखा होगा आफ्टर पूजा खेड़कर वाला सीन। ठीक है, UPSC चेयरमैन जो थे, आई थिंक मनोज सोनी उनका नाम था, है ना? उन्होंने कर दिया रिज़ाइन एंड रिसेंटली न्यू UPSC चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं। उनका नेम आई थिंक उनका नेम है प्रीति। ठीक है, प्रीति सुदान, है ना? प्रीति सुदान इनका नाम है, जो अपॉइंट हुई हैं UPSC चेयरमैन। UPSC चेयरमैन कौन अपॉइंट हुई हैं? प्रीति सुदान, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, UPSC में तो चलो हमारा जो सिविल सर्विसेज होता है उसमें तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता, बट CDS CAPF टाइप एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, सो ये चीज़ याद रखना, प्रीति सुदान जो है इनको अपॉइंट किया गया UPSC चेयरमैन। ठीक है, प्रीति सुदान, प्रीति सुदान। देन मूविंग नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ क्या होगी? जो हमारा UPSC है इसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे? अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी नहीं कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी नहीं कहा, सिंपली ये कहा है कि भाई प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, भाई प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कितने मेंबर्स होंगे, है ना? बिकॉज टाइम टू टाइम जो नीड है वो चेंज होती रहती है, वर्कलोड चेंज होता रहता है। सो उसके अकॉर्डिंगली जो प्रेसिडेंट है वो खुद डिसाइड कर लेंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रेंथ जो है UPSC की, हमारा इलेक्शन कमीशन की फिक्स नहीं है। ठीक है, UPSC की, इलेक्शन कमीशन की स्ट्रेंथ इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होगी? अगेन कोई भी क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई UPSC के चेयरमैन या फिर मेंबर बनने के लिए, एक्सेप्ट ये बोला गया है कि जो 1/2 मेंबर होंगे ना, जो हाफ मेंबर होंगे UPSC के, उन्होंने एटलीस्ट 10 साल के लिए ऑफिस कोई ना कोई हेल्ड किया हो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे फोकस करना, ठीक है? यहाँ पे वर्ड्स के ऊपर फोकस करना, यहाँ पे वर्ड्स के ऊपर स्पेशल फोकस करना। क्या बोला है? कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी, बस ये कहा गया है उन्होंने कि भाई जो हाफ मेंबर होंगे ना, हाफ मेंबर्स UPSC के, उन्होंने एटलीस्ट 10 साल के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या फिर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऑफिस कोई ना कोई हेल्ड किया हो। ये है क्वालिफ़िकेशन, सिर्फ ये चीज़ मेंशन्ड है, और कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं मेंशन कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम टेन्योर क्या होनी चाहिए, कुछ भी नहीं मेंशन।
सिर्फ ये कहा गया कि हाफ मेंबर्स जो होंगे ना यूपीएससी के, उन्होंने 10 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट भी लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट भी लिखा हुआ है। सो उसके ऊपर भी फोकस करना, ठीक है, दोनों है। ऊपर हमने देखा सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी इलेक्शन कमीशन के केस में, बट यूपीएससी के केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी है, ये चीज़ को याद रखना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सेज प्रेसिडेंट विल डिसाइड कंडीशन फॉर सर्विस कंडीशन फॉर चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सर्विस कंडीशन डिसाइड करेंगे चेयरमैन की एंड मेंबर्स की, किसके, यूपीएससी के। सो प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे, ना कि पार्लियामेंट, ये भी याद रखना। आपको वर्ड दे देगा कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, बट इट इज़ प्रेसिडेंट। देन प्रेसिडेंट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर स्टाफ ऑफ यूपीएससी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ देम। जो यूपीएससी का स्टाफ होगा उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है, वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ना कि यूपीएससी डिसाइड करेगा। वो कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। टर्म क्या होगी, कितने साल तक ऑफिस को हेल्ड करेंगे चेयरमैन एंड मेंबर्स, 6 साल तक या फिर 65 ईयर्स तक। ये सेम चीज़ हमने इलेक्शन कमीशन में देखी है ना, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसमें भी यही था कि भाई 6 साल तक ऑफिस होल्ड करेंगे या फिर 65 ईयर तक ऑफिस होल्ड करेंगे, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, ठीक है। 6 साल तक होल्ड करेंगे ऑफिस को या फिर 65 ईयर्स तक, 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स, कौन, हमारे यूपीएससी के मेंबर या फिर चेयरमैन। एंड ये भी वही क्यूमुलेटिव है, मींस अगर किसी मेंबर ने मान लो 4 साल तक कोई यूपीएससी का मेंबर आ, बाद में उसको बना दिया चेयरमैन, तो वह चेयरमैन सिर्फ 2 साल के लिए रहेगा, बिकॉज टोटल टर्म काउंट की जाएगी विच इज़ 6 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज इज 65 ईयर्स फॉर बोथ। जैसा हमारा इलेक्शन कमीशन में है ना, वैसे सेम चीज़ टेन्योर को लेके है यूपीएससी की। देन प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी मेंबर एज एक्टिंग चेयरमैन ऑफ होम ऑफ यूपीएससी, ठीक है। अगर यूपीएससी का चेयरमैन जो है, यूपीएससी के चेयरमैन की पोस्ट वेकेंट है, या फिर वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा भाई, वो एब्सेंट है, पिकनिक में गया हुआ कहीं पे, या फिर कोई और रीज़न है ना, कोई और रीज़न है या फिर, ठीक है। अगर यूपीएससी चेयरमैन की पोस्ट वेकेंट है, या मींस उसकी पोस्ट ही खाली है, ठीक है। सेकंड, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा भाई, वो तो एब्सेंट है या फिर कोई और रीज़न है। सो 2 रीज़न के कारण अगर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, किसी भी मेंबर को, सिर्फ मेंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यूपीएससी का कोई भी मेंबर को वो एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट कर देंगे प्रेसिडेंट। रिमूव कैसे किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दिस, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है रिमूवल, ये चीज़ को याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन में रिमूवल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है यूपीएससी के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी इन 3 केस, 3 केसेस में प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकता है मेंबर्स को एंड चेयरमैन को, किसके, यूपीएससी के एंड एसपीएससी। यहाँ पे एसपीएससी भी, ये भी याद रखना, जो हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, मैंने बताया कि वो भी आर्टिकल 315 के अंदर बनाया जाता है ना, आर्टिकल 315 के अंदर बनाया जाता है। सो उन दोनों को, यूपीएससी के तो करेगा ही, साथ में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके मेंबर्स एंड चेयरमैन को भी सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकता है, ठीक है। ओनली प्रेसिडेंट कैन रिमूव चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये चीज़ भी याद रखना। यहाँ पे आपको लिख देगा गवर्नर, लिख देगा, आपको लगेगा कि यस यूपीएससी के लिए प्रेसिडेंट करेगा एंड एसपीएससी के लिए तो गवर्नर करेगा। आप ये लॉजिक लगाओगे, इसको मार दोगे करेक्ट, एंड आपके 2.66 नंबर माइनस में चले जाएंगे, ठीक है। सो वो वाली हमने मिस्टेक नहीं करनी, उससे बचना है, ठीक है, उससे बचना है। सो यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इनके मेंबर्स को कौन रिमूव करता है, हमारे प्रेसिडेंट। एंड ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ प्रिस्क्राइब्ड है कि कैसे रिमूव करोगे आप। अगर वो इंसॉल्वेंट है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, अगर उसको कोर्ट ने बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, अगर उसको कोर्ट ने बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, या फिर ही और शी इज़ एंगेज्ड इन पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ
कि भाई वो ना यूपीएससी का मेंबर भी है या फिर चेयरमैन है, ठीक है, यूपीएससी या फिर एसपीएससी का वो मेंबर भी है, साथ में चेयरमैन भी है, एंड इसी के साथ साथ वो डायरेक्टर भी है किसी कंपनी में। जस्ट एन एग्जांपल, कुछ भी हो सकता है ना, डायरेक्टर भी है जहाँ से उसको क्या आ रहा है, सैलरी आ रही है, सैलरी आ रही है, कुछ पर्क्स वर्क्स आ रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे होगी डबल एम्प्लॉयमेंट, वो एक गवर्नमेंट के अंदर भी काम कर रहा है, एक गवर्नमेंट के अलावा बाहर भी काम कर रहा है। सो ये हो जाएगी वायोलेशन, ये वायोलेशन हो जाएगी। सो उस इस वजह से उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। अगर वो पेड एम्प्लॉयमेंट पे, पेड वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, अगर वो पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड होता है आउटसाइड इज ऑफिस तो उसको रिमूव किया जा सकता है, या फिर वो बैंकरप्ट हो जाए तो भी रिमूव किया जा सकता है। एंड अगर प्रेसिडेंट को लगे कि भाई ही और शी इज़ अनफिट, वो ना अनफिट है टू परफॉर्म ड्यूटीज़, टू परफॉर्म ड्यूटीज़, एंड अनफिट क्यों है, या तो माइंड से या तो बॉडी से, माइंड से या फिर बॉडी से, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। सो 3 कंडीशन लिखी हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यूपीएससी चेयरमैन मेंबर्स या फिर एसपीएससी चेयरमैन मेंबर्स, इनको रिमूव करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई हैं भाई, या तो वो है हमारा बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, या फिर बैंकरप्ट है, या फिर वो एम्प्लॉयमेंट में है, पेड एम्प्लॉयमेंट में आउटसाइड इज ऑफिस, एंड या फिर वो अनफिट है, या फिर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो इंसान अनफिट है ऑफिस की ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए। इन 3 केसेस में हम हमारा प्रेसिडेंट जो है उनको रिमूव कर सकता है। किनको, यूपीएससी एंड एसपीएससी के मेंबर्स को एंड चेयरमैन को। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव देम फॉर मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर के लिए भी प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। किनको, यूपीएससी के मेंबर्स चेयरमैन को एंड एसपीएससी के मेंबर चेयरमैन को, ठीक है। यूपीएससी एंड एसपीएससी के मेंबर्स जो हैं उनको प्रेसिडेंट मिसबिहेवियर के लिए भी रिमूव कर सकते हैं। बट जब मिसबिहेवियर का केस आता है ना, तब प्रेसिडेंट केस रेफ़र करते हैं किसको, हमारे सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि वो पर्टिकुलर मेंबर या फिर चेयरमैन गिल्टी है, तो वो एडवाइस जो होती है ना सुप्रीम कोर्ट की, बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर, वो एडवाइस बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। ये पीवाईक्यू है कि जो एडवाइस होती है सुप्रीम कोर्ट की वो बाइंडिंग नहीं होती, बट इट इज़ बाइंडिंग, ठीक है। अगर मिसबिहेवियर के लिए प्रेसिडेंट ने केस रेफ़र किया सुप्रीम कोर्ट को, एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंक्वायरी में पाया कि येस दे आर गिल्टी, सो उनको रिमूव कर देना चाहिए। सो ये एडवाइस जो होगी ना सुप्रीम कोर्ट की, वो होगी बाइंडिंग प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना, बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग, इसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। मिसबिहेवियर इज़ डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखो। जब मिसबिहेवियर है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है उसमें, ये लिखा हुआ है, इफ़ ही और शी इज़ कंसर्नड या फिर इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिससे उस पर्टिकुलर मेंबर या फिर चेयरमैन को होने वाला बेनिफिट, उस पर्टिकुलर चेयरमैन या फिर मेंबर को बेनिफिट होगा, तो वो हो जाएगा मिसबिहेवियर। या फिर अगर वो पार्टिसिपेट करता है प्रॉफिट में उस कंपनी के या फिर कॉन्ट्रैक्ट के जिसमें 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 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी, उसका शेयर है, एटलीस्ट कितना, 15% शेयर है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का 15% शेयर है ना, एंड उस कंपनी के प्रॉफिट में अगर वो पार्टिसिपेट करता है मेंबर या फिर चेयरमैन, तो भी उसको मिसबिहेवियर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखना। देन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ये चीज़ को याद रखना। जो यूपीएससी का चेयरमैन है, यूपीएससी का चेयरमैन की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन, ठीक है। यूपीएससी का चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एलिजिबल नहीं है फॉर रीअपॉइंटमेंट, फॉर एनी अपॉइंटमेंट, फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट, फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट भी और अपॉइंटमेंट भी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी और अपॉइंटमेंट भी। सो यूपीएससी के चेयरमैन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकती, ये चीज़ को याद रखना। बट जो मेंबर है ना यूपीएससी के, वो एलिजिबल है फॉर अपॉइंटमेंट एज ए चेयरमैन ओनली, एज ए चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या फिर एसपीएससी, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो हमने टर्म देखी 6 साल, है ना, हमने देखी 6 ईयर्स होती है टर्म, हमने देखा कि 6 साल टर्म होती है चेयरमैन की एंड मेंबर्स की यूपीएससी के। सो कोई पर्सन एज अ मेंबर है ना, यूपीएससी का कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन एज अ मेंबर है 3 साल के लिए,
जस्ट से 3 साल के लिए कोई भी यूपीएससी का मेंबर आया, ठीक है, उसके बाद उसी को बना दिया जाता है चेयरमैन, उसको चेयरमैन बना दिया जाता है। सो ये एलिजिबल है बिकॉज इसकी सिर्फ 3 साल टर्म पूरी हुई है, जबकि मैक्सिमम लिमिट है 6 साल। 3 साल अभी भी इसके रिमेनिंग है, ठीक है। सो वो 3 साल यहाँ पे स्पेंड कर सकता है, या फिर कोई और स्टेट इलेक्शन, जो स्टेट हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, उसको उसमें चेयरमैन बना दिया जाएगा, उसमें चेयरमैन बना दिया जाएगा। ये चीज़ को याद रखना, यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो एलिजिबल नहीं है किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। बट जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं वो एलिजिबल हैं, बट सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन बनने के लिए, यूपीएससी के एंड एसपीएससी के लिए, नॉट फॉर अदर एम्प्लॉयमेंट। जो मेंबर्स हैं यूपीएससी के, इनको सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन बनाया जा सकता है यूपीएससी के या फिर एसपीएससी के, बट कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। इसके ऊपर ध्यान देना ज़रा, ठीक है। चेयरमैन एंड और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। जैसा मैंने बताया, जब इनकी कंडीशन पूरी हो जाए, ठीक है, 6 साल भी पूरे हो गए हैं, 65 ईयर्स भी पूरे हो गए हैं, दोनों में से कोई भी पहले, ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ पहले हो जाती है, ठीक है। अगर किसी मेंबर को 6 ईयर्स पूरे हो गए हैं, ठीक है, या फिर किसी मेंबर की एज 65 ईयर्स हो गई है, तो वो उसको उसकी रीअपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती उस ऑफिस में। ये चीज़ को याद रखना, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है उस पर्टिकुलर ऑफिस में चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी। देन जो यूपीएससी है, इट सर्व ऑल और एनी नीड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर और अप्रूवल बाय प्रेसिडेंट। सो स्टेट्स जो होती हैं यूपीएससी को क्या करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, कर सकती हैं, ठीक है, अपने कोई भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि हमसे ये एग्ज़ाम, अगर यूपीएससी ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा दैट वुड बी बेटर, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है यूपीएससी को ये चीज़ बोल सकती है थ्रू विद रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर की रिक्वेस्ट से एंड अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट इफ़ गवर्नमेंट फेल्स टू कंसल्ट यूपीएससी अगर गवर्नमेंट यूपीएससी को कंसल्ट नहीं कर पाती इन डिसिप्लिनरी या फिर लीगल एक्सपेंसेस with regards to civil servants, then aggrieved public servant has no right या रेमेडी इन कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई सिविल सर्वेंट था, ठीक है, सिविल सर्वेंट था, उसकी वजह से कोई हो गया लॉस, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई भी लॉस हो गया, ठीक है, एक्सचेकर को, गवर्नमेंट को, एंड उस चीज़ का बर्डन पड़ गया उस पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट के ऊपर। देन अगर गवर्नमेंट जो है उसके जो एक्सपेंसेस होंगे उसको पे नहीं करेगी उस पब्लिक सर्वेंट को, बिकॉज वो तो ऑन ड्यूटी था ना, सो ऑन ड्यूटी था, उसके लीगल एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट पे नहीं करती, तो उस पब्लिक सर्वेंट के पास कोई भी रेमेडी नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई भी रेमेडी नहीं है। देन सुप्रीम कोर्ट सेड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बाय यूपीएससी डज नॉट गिव राइट टू पोस्ट अपॉन द कैंडिडेट। ये कौन सा केस है, ये रिसेंटली पूजा खेड़कर वाला केस है, जो अभी पूजा वाला केस हुआ, ये उसकी एग्जांपल है, ठीक है। कि मान लो आप सेलेक्ट हो जाते हो, आप हो जाते हो यूपीएससी में सिलेक्ट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास राइट टू पोस्ट है, मीन्स कि आपका राइट बन जाता है उस पोस्ट के ऊपर रहना, वो आपका राइट नहीं है। अगर कोई गड़बड़ दिखी, अगर कोई प्रॉब्लम दिखी आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के ड्यूरिंग, ठीक है, या फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन के ड्यूरिंग कोई प्रॉब्लम दिखती है बाद में, तो भी आपको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। देन additional functions of union of services of union can be given to UPSC by parliament. Parliament can place personal system of any body under UPSC. It means जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो किसी भी पब्लिक बॉडी का, मान लो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे LIC ले लो, ठीक है, LIC हो गया हमारा, EPFO है हमारा, है ना, हमारा EPFO है, ठीक है, EPFO का वो APFC निकला था, है ना, APFC था और कमिश्नर था ना कुछ। सो वो एक उसका फंक्शन जो है, उसका फंक्शन किसने प्लेस किया था यूपीएससी के अंडर, उसका फंक्शन प्लेस किया था हमारी पार्लियामेंट ने, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट ने। अब आते हैं लिमिटेशन पे ऊपर। जो यूपीएससी है इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, यूपीएससी इज़ नॉट कंसल्टेड रिगार्डिंग रिजर्वेशन, SC/ST क्लेम्स, रिगार्डिंग सिलेक्शन फॉर टेम्परेरी या फिर ऑफिशिएटिंग पोस्ट विद रिगार्ड्स टू ग्रुप C या ग्रुप D सर्विसेज। यूपीएससी जो है ना, इसके साथ कोई भी कंसल्टेशन नहीं की जाती कि रिजर्वेशन क्या होगी, SC/ST के क्लेम्स क्या होंगे, ठीक है, या फिर कोई आप देखते होंगे वो आजकल वो होती है ना जिसको बोलते हैं हम
लेटरल एंट्री बोलते हैं ना जिसको, उसके रिगार्डिंग यूपीएससी को कुछ भी नहीं पूछा जाता, ठीक है, ये लिमिटेशन है। देन प्रेसिडेंट जो है किसी भी पोस्ट को या फिर सर्विस को या फिर मैटर को एक्सक्लूड कर सकते हैं यूपीएससी से। मान लो आज हमारी आईएएस जो है, ठीक है, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या फिर इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो गया ना, इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो गया, इनको आज यूपीएससी क्या करता है, इनके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। बट कल को प्रेसिडेंट चाहे तो बोल सकते हैं कि भाई आप बाकी एग्ज़ाम को कंडक्ट करोगे, बट जो आईएएस है ना इसका एग्ज़ाम अलग से होगा, कोई और बॉडी कंडक्ट करेगी। सो वो पावर प्रेसिडेंट के पास है, यूपीएससी के पास कोई भी उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं है। देन प्रेसिडेंट विद रिगार्ड्स टू ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज कैन मेक रेगुलेशन फॉर मैटर इन विच कंसल्टेशन विद द यूपीएससी इज़ नॉट नेसेसरी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेसिडेंट जो है ना आईएएस को लेके, जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जितनी भी हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनको लेके प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, जिसमें लिखा होगा कि इन रेगुलेशन के रिगार्डिंग यूपीएससी से कंसल्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन यूपीएससी इज़ नॉट कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, पे, सर्विस कंडीशन, कैडर, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ये देखता कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। सो यूपीएससी सिंपली क्या है, सिंपली एक सिलेक्शन बॉडी है। यूपीएससी जो है ना सिंपली एक सिलेक्शन बॉडी है, ठीक है, सिंपली एक सिलेक्शन बॉडी है, आपको सिलेक्ट कर लेगी, आप एग्ज़ाम दोगे अपना, आपको सिलेक्ट कर लेगी, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सी सर्विस मिलेगी, कौन सा कार्डर मिलेगा, आपकी सैलरी क्या होगी, पे क्या होंगे, पर्क्स क्या होंगे, ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाएगी, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। यूपीएससी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। देन जो पेंशन है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल देती है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया या ग्रुप ए सर्विसेज, इनकी जो पेंशन, इनके इन मेंबर्स की जो पेंशन होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल डिसाइड करती है, यूपीएससी का कोई भी लेना देना नहीं होता। एंड जो यूपीएससी होती है ना, ये एडवाइस भी करती है गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम, बट वो एडवाइस सिर्फ एडवाइजरी नेचर होती है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं होती। देन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आया 1964 में, है ना, वो स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना, 2003 में। एंड यूपीएससी, इन दोनों को कंसल्ट किया जाता है डिसिप्लिनरी मैटर्स में। अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है किसी ग्रुप ए सर्विसेज वाले पर्सन के ऊपर, देन सीवीसी एंड यूपीएससी दोनों को कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है, दोनों को कंसल्ट किया जाएगा। आई होप यूपीएससी इज़ क्लियर। क्लियर मीन्स आपको समझ आ गया, ठीक है। क्लियर तो जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा तब फाइनली आप इस लूप से बाहर निकल जाओगे। एंड आई होप जल्दी निकलो, बिकॉज इट इज़ ये लूप आपकी टाइम के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी ले लेता है एंड बहुत सी चीज़ें भी ले जाता है, आपको रियलाइज़ नहीं होता। सो इट्स बेटर कि जितना जल्दी हो सके साइकिल से बाहर निकलो, ठीक है, जितना जल्दी हो सके साइकिल से बाहर निकलो। देन मूविंग नेक्स्ट इज़ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा मैंने ऊपर बताया था कि आर्टिकल 315 जो है वो दोनों के लिए प्रोवाइड करता है, यूपीएससी के लिए भी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी। सो आर्टिकल 315 में ही लिखा हुआ है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, इसमें एक चेयरमैन होगा, एक चेयरमैन होगा, उसके साथ मेंबर्स होंगे, अदर मेंबर्स लिखे है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं किया नंबर। जिसको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर। चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटेड बाय होम, बाय द गवर्नर। कौन है, एसपीएससी है, ठीक है। सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर विल डिसाइड स्ट्रेंथ, है ना, गवर्नर जो है स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे कि कितनी स्ट्रेंथ होगी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्ट्रेंथ कितनी होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी। जैसे मैंने बताया था यूपीएससी को लेके कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि 1/2 मेंबर वो होंगे जिन्होंने 10 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऑफिस को हेल्ड किया हो। वैसे ही जो एसपीएससी है उसकी भी कंडीशन ये है कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस ये कहा गया है कि जो 1/2 मेंबर होंगे ना, उन्होंने 10 साल तक ऑफिस को हेल्ड किया होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। सो यू कैन से कि क्वालिफिकेशन जो है यूपीएससी की एंड एसपीएससी की सेम है, ठीक है। अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन बना के पूछता है कि क्वालिफिकेशन जो है यूपीएससी की एंड एसपीएससी की वो सेम है, तो वो स्टेटमेंट होगी करेक्ट, ठीक है, बिकॉज सेम है, 1/2 मेंबर 10 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। रेस्ट इज़ सेम। इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जितना भी यहाँ पर यूपीएससी को लेके लिखा हुआ है ना, ये सारा कुछ 6 साल 65 ईयर्स, ये सारा कुछ ये सेम है,
ये सेम है, ठीक है, ये सेम है। देन टर्म क्या होगी, 6 ईयर्स या फिर 62 ईयर्स। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 62 है ना कि 65, यहाँ पे 62 है, 65 नहीं है, ठीक है। सो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में 6 साल तो रहेगा, जैसे यूपीएससी के केस में था, जैसे हमारे यूपीएससी के केस में था वैसे 6 साल तो रहेगा। बट जो एज लिमिट है वो 62 ईयर्स है। यूपीएससी में हमने देखा 65 ईयर था, यूपीएससी में 65 ईयर था, बट एसपीएससी में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ये है हमारा 62 ईयर्स, ठीक है। दोनों के लिए चेयरमैन एंड मेंबर्स 65 यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएससी के लिए। ये डिज़ाइन कर सकते हैं गवर्नर को, ठीक है। देन मतलब गवर्नर को लेटर दे के, नॉट गवर्नर को एज अ पर्सन। देन गवर्नर कैन अपॉइंट एनी एक्टिंग चेयरमैन, जैसे ऊपर देखा था हमने कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी मेंबर को एक्टिंग चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकते हैं, वैसे ही गवर्नर भी किसी भी मेंबर को एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट करेंगे जब वेकेंट हो पोस्ट या फिर वो अपने फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहा। सिंपल, ये तो सेम है ना। रिमूवल, अब ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ है इंटरेस्टिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन हमारा आ चुका है, ठीक है। पीवाईक्यू है हमारा प्रीलिम्स का कि रिमूवल, ठीक है। हमने ऊपर देखा कि इनको अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इनके चेयरमैन को एंड मेंबर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। बट इनको रिमूव कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट। इनको रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। इनको रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ याद रखनी है, बिकॉज ये पीवाईक्यू है, ठीक है, ये पीवाईक्यू है। सो एसपीएससी के मेंबर एंड चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, बट रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। सो यू कैन से कि यूपीएससी, हमारा यूपीएससी एंड एसपीएससी के जो मेंबर्स एंड एसपीएससी के मेंबर्स एंड जो चेयरमैन है इनको कौन रिमूव करेगा, सिर्फ प्रेसिडेंट करेंगे, सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। देन गवर्नर कैन ओनली सस्पेंड एसपीएससी मेंबर्स व्हेन इंक्वायरी फॉर मिसबिहेवियर इज कंडक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, रेस्ट सेम एज इन केस ऑफ यूपीएससी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ऊपर देखा कि यूपीएससी के मेंबर्स को अगर मिसबिहेवियर के लिए, अगर मिसबिहेव किया उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेसिडेंट भेजेंगे इंक्वायरी के लिए, है ना। सो वैसे ही एसपीएससी के केस में भी है, यूपीएससी एंड एसपीएससी के केस में अगर मिसबिहेवियर होता है बाय द मेंबर्स या फिर चेयरमैन, तो वो मैटर प्रेसिडेंट भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, उसके बाद एडवाइस करेगा, ठीक है। सो उस केस में गवर्नर सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं। अगर मैटर जो है मिसबिहेवियर के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गया है तो गवर्नर जो है सिर्फ एसपीएससी मेंबर्स या फिर चेयरमैन को क्या करेगा, गवर्नर सस्पेंड कर सकता है सिर्फ, बट प्रेसिडेंट जो है उनको फाइनल रिमूव करेंगे, ठीक है। रेस्ट इज सेम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ रिमूवल के बाद जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये रिमूवल है अपना, है ना। रिमूवल के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज़ नॉट एलिजिबल, वहाँ पे आ जाएगा नीचे चेयरमैन ऑफ एसपीएससी इज़ नॉट एलिजिबल। मेंबर ऑफ यूपीएससी यहाँ पे आ जाएगा मेंबर ऑफ एसपीएससी, सारा कुछ सेम है। जहाँ पे यूपीएससी लिखा है वहाँ पे एसपीएससी लगा देना, ठीक है। ये मैंने टाइम को बचाने के लिए लिखा था, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए मैंने ये चीज़ें हर चीज़ नहीं लिखी थी। सो अभी तो आपको ऐसे बता रहा हूँ, इन फ्यूचर मैं अपना आई एम ट्राइंग की एक खुद टाइप करके, ठीक है, टाइप करके अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके एक क्लासिफाइड वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स बनाऊँ एंड विल शेयर दैट विद यू ऑल्सो, ठीक है। बट दैट वुड टेक टाइम, दैट वुड डेफिनेटली टेक टाइम, एज यू नो कि सिंगल इंडिविजुअल के लिए ये सब करना इज़ टाइम टेकिंग, है ना। सो जब हो जाएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। टिल दैट आप इसी से यू हैव टू मैनेज दिस। देन इंडिपेंडेंस चेयरमैन एंड मेंबर्स जो हैं इनको रिमूव किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, जैसा ऊपर बताया। चेयरमैन जो है एसपीएससी का ये एलिजिबल है फॉर चेयरमैन ऑफ या फिर मेंबर ऑफ यूपीएससी या फिर चेयरमैन ऑफ एनी अदर एसपीएससी, बट नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, हमने देखा कि एसपीएससी जो है ना, जो एसपीएससी है इसमें जो टेन्योर है वो है 6 साल, मैक्सिमम एज है 62 ईयर्स, मैक्सिमम एज इज 62 ईयर्स। सो अगर इसके 6 ईयर हो जाते हैं कंप्लीट, 6 ईयर इसके कंप्लीट हो जाते हैं एसपीएससी में, एंड इसकी एज हो जाती है मान लो 62 ईयर्स, बट हमने देखा यूपीएससी में था 65 ईयर्स, 3 साल का 3 ईयर्स का है गैप। सो ये 3 ईयर्स के लिए इसको अपॉइंट किया जा सकता है यूपीएससी में या फिर
किसी और एसपीएससी का इसको चेयरमैन बनाया जा सकता है। ये चीज़ को याद रखना, ठीक है। आई थिंक ये तो इजी है ना, इसको कुछ समझाने वाला है नहीं, ठीक है। चेयरमैन जो है किसी और एसपीएससी का चेयरमैन बन सकता है या फिर यूपीएससी का मेंबर या फिर चेयरमैन बन सकता है, बट एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। देन जो मेंबर है एसपीएससी का वो एलिजिबल है यूपीएससी मेंबर बनने के लिए या फिर चेयरमैन बनने के लिए किसी और एसपीएससी का, या फिर चेयरमैन या फिर मेंबर बनने के लिए किसी और एसपीएससी का, बट वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं, सेम चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ है ये। देन मूविंग नेक्स्ट इज चेयरमैन एंड मेंबर जो है नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, जैसा मैंने बताया। रेस्ट ऑल एज यूपीएससी, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट के लिए जब इनकी टेन्योर ख़त्म हो जाती है, टेन्योर पूरी हो जाती है ना एसपीएससी मेंबर्स की, चेयरमैन की, तब उसके बाद इनको कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती, ना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एडिशनल फंक्शन जो है रिलेटिंग टू सर्विसेज ऑफ स्टेट, इनको कौन दे सकता है? एसपीएससी के ऊपर दी जा सकती है बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसके ऊपर ध्यान देना, हमने ऊपर देखा सी, यहाँ पे था पार्लियामेंट, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर। सो ये क्लियर है, इसको कंफ्यूज मत करना गवर्नर के साथ या फिर प्रेसिडेंट के साथ। यहाँ पे भी पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पे भी पार्लियामेंट है। सो ये चीज़ याद रखना, एडिशनल फंक्शन यूपीएससी के केस में देगी पार्लियामेंट, एसपीएससी के केस में देगी स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड एसपीएससी जो है रिपोर्ट देती है गवर्नर को, यूपीएससी रिपोर्ट देती है हमारे प्रेसिडेंट को। लिमिटेशन क्या है? वही है कि गवर्नर जो है एक्सक्लूड कर सकता है पोस्ट को, सर्विस को एसपीएससी से, जिसमें एसपीएससी से कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है वैसे, ठीक है, बट स्टिल देख लो एक बार। बट सच कंसल्टेशन बाय द गवर्नर बी लेड इन स्टेट हाउस फॉर 14 डेज। इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नर कुछ पोस्ट को सर्विसेज को, ग्रुप ए बी, ठीक है, उनके रिगार्डिंग रूल्स बना सकता है या फिर उनको एक्सक्लूड कर सकता है एसपीएससी के जुरिसडिक्शन से, ठीक है, एसपीएससी के रेगुलेशन से, ठीक है। एंड ये जो रेगुलेशंस गवर्नर बनाएगा वो गवर्नर ले डाउन करेगा किसके अंदर? हमारे स्टेट हाउस में, जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा उसमें, ठीक है, 14 डेज़ के अंदर अंदर। एंड जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको रिपील भी कर सकता है, ठीक है, रिपील कर सकता है, बाकी सब सेम है, ठीक है। देन स्टेट विजिलेंस कमिश्नर एंड जो एसपीएससी है इनको कंसल्ट किया जाता है अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स के या फिर चेयरमैन के रिगार्डिंग। देन एसपीएससी को कंसल्ट किया जाता है गवर्नर के द्वारा फॉर फ्रेमिंग रूल्स, ठीक है, जुडिशियल सर्विसेज के लिए स्टेट की, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके अंदर होते हैं जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है, जुडिशियल सर्विसेज होती हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट के जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो गवर्नर है ना वो कंसल्ट करेगा किसको? एसपीएससी को करेगा कंसल्ट, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के बाकी सब के लिए एसपीएससी को कंसल्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट जज हमने देखा कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ, कितनी बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है, ठीक है, कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको गवर्नर अपॉइंट करता है, इन कंसल्टेशन विद होम? इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज को गवर्नर अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके। देन आते हैं अपन जेपीएससी। ये क्या है? जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये पार्लियामेंट क्रिएट करती है, मींस दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए अगर कोई एक कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना हो उसको बोलते हैं जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसको कौन बनाता है? पार्लियामेंट। एंड ये एक स्टैचूटरी बॉडी है, क्यों? बिकॉज ये एक एक्ट के द्वारा बनती है। जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये स्टैचूटरी बॉडी होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, बिकॉज ये कौन बनाती है? पार्लियामेंट का एक्ट बनाता है। इनका चेयरमैन एंड मेंबर कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। टर्म क्या है? 6 साल एंड 62 ईयर्स, 6 ईयर्स एंड 62 ईयर्स। इनको सस्पेंड एंड रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ़ मेंबर कितने होंगे जेपीएससी में वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट किसको देती है? स्टेट गवर्नर्स को रिपोर्ट देती है, स्टेट गवर्नर है ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। आई होप दिस इज़ क्लियर। जेपीएससी क्लियर है, ठीक है। एज याद रखना है इसकी, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनता है, स्टैचुटरी बॉडी है,
प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कितने मेंबर्स होंगे, 6 साल या फिर 62 ईयर्स। जैसा स्टेट में होता है ना वैसा इसमें भी होता है, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि ये 2 स्टेट के लिए है, इसीलिए इसमें प्रेसिडेंट का रोल है, अदरवाइज़ सेम है ये, अदरवाइज़ सेम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। आज हमने देखा कि इट वाज इलेक्शन कमीशन हमारा, है ना, यूपीएससी हो गया एंड एसपीएससी हो गया, जेपीएसपी हो गया। दिस वाज इट, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल हम ये करेंगे अपना फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल। आई ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर कर लूँ, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इफ़ you are new you can subscribe. Thank you, we'll see you in next video, ठीक है।